हेलो बच्चों, आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बातें करेंगे, जिनमें से मध्य प्रदेश में जितनी नदियाँ पाई जाती हैं पूरी की पूरी नदियों के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन चर्चा करने से पहले हम एक देख लें कि भारत की कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि विश्व में बहुत सारे नदियाँ हैं, चाहे वो अमेरिका की नदियाँ हों या दक्षिण अमेरिका की नदियाँ हों या यूरोप की नदियाँ हों या एशिया महाद्वीप की नदियाँ हों। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक नदी ही कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। यदि हम भारत की बातें करें तो भारत में सर्वाधिक नदियाँ ही कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। भारत की नदियों के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम मध्य प्रदेश में आते हैं। भारत में 3 नदी तंत्र हैं। 3 नदी तंत्र में नदियों को बांटा गया है। ध्यान रखिए, अगर हम मैप में आपको बताएं तो हम देखेंगे भारत में नदियों का नदी तंत्र। ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन नॉर्मल आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लें इसके बारे में। हम काल्पनिक देखेंगे, यह मेरा भारत है। ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत में यहाँ मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील, ध्यान रखिएगा, सरोवर झील है, सरोवर झील। इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी निकली है और आपके अरब सागर में जाके प्रवाहित हो जाती है। इस नदी को, जो नदी मानसरोवर झील से निकली है, अरब सागर में जाके समाहित हो जाती है, हम इसे सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार हमारे भारत में दूसरा नदी तंत्र है। यहाँ उत्तराखंड है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड से गंगा नदी प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। हम इसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। गंगा नदी तंत्र, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसी प्रकार मानसरोवर झील के बगल से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होते हुए यहाँ आपके यहाँ नामचा बरवा पर्वत है। इस पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में पुनः गंगा मिल जाती है, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं, और ये बांग्लादेश में कहलाती है जमुना। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम इसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का ये प्रमुख नदियां हैं। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियां पाई जाती हैं, ध्यान रखिए, अगर मैप में समझाने की कोशिश करें, यह हमारा मध्य प्रदेश है। तो इन नदियों में विश्व में सर्वाधिक नदी भारत में पाई जाती है, और भारत में सर्वाधिक नदी मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, एमपी जिसे हम कहते हैं, इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, एमपी को नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, ध्यान रखिएगा, नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के में मध्य प्रदेश राज्य से जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होते हुए अलग अलग राज्यों में चली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग राज्यों में चली जाती हैं। जैसे कि किसी स्त्री की शादी होने पर वो मायके से कहाँ जाती है? दूसरे राज्यों में, ससुराल चली जाती है। इसलिए क्योंकि
मध्य प्रदेश से जो नदियाँ निकलती हैं वो अन्य राज्यों में जाती हैं, इसलिए हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में बातें करेंगे, ध्यान रखिए। और देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए चली जाती हैं। ये काल्पनिक मैप है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ अगर बातें करें हम समझेंगे हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, ठीक है। हमारा ये एमपी का मैप है, ध्यान रखिएगा, जो काल्पनिक है। आपको हम काल्पनिक मैप बनाए, ध्यान रखिएगा। हम देखेंगे ये हमारा मध्य प्रदेश का, आपको पता होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ध्यान रखिए। अगर हम बातें करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 870। मध्य प्रदेश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर हम बातें करें मध्य प्रदेश के उत्तर में, यहाँ पास उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिम में 2 राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश में नदियाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश जो नदियाँ पाई जाती हैं उन नदियों को सभ्यता का पलना भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे प्राचीन काल में जितनी सभ्यताएं पली हुई हैं सब नदियों के तटीय किनारों पर, जैसे नदियों के किनारे जो हमारे पूर्वज मानव हुआ करते थे वो जीवन यापन किया करते थे, और जीवन यापन करते हुए वहीं जीवन गुजार दिया करते थे। और हम बातें करेंगे पूरा पाषाण काल, पाषाण काल और नव पाषाण काल की घटना थी, और हमें अवशेष मिले, जैसे तो नर्मदा नदी के किनारे कई सारे आदम की गुफाएं वगैरह हमें मिली हैं। हमने देखा कि हाँ मनुष्य रहा करते थे, इसलिए नदियों को सभ्यताओं का पलना कहा जाता है, ध्यान रखिए। हम देखेंगे मध्य प्रदेश के उत्तर में बहने वाली नदियाँ, ऐसे कौन कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के उत्तर में चंबल नदी, चंबल नदी, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में चंबल नदी प्रवाहित होती है। बेतवा नदी, चंबल, बेतवा, सोन और केन, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जो नदियां हैं मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, चंबल, बेतवा, सोन और केन, ठीक है। जो चंबल नदी, जो कई बार पेपरों में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से, चंबल नदी वो नदी है जो बड़े बड़े बिहड़ों का निर्माण करती हैं, और जिससे कि डकैतों को छुपने के लिए पर्याप्त जगह, ध्यान रखिए, चंबल नदी है जो बिहड़ का निर्माण करती है, जो डकैतों के लिए
स्थान रहने का। ध्यान रखिए, जब नदियाँ ऊपर से प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ कंकड़, मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानों को बहा के ले जाती हैं, और जब बहा के ले जाती हैं तो बड़े बड़े खड्डों का निर्माण होता है जिसे हम बीहड़ कहते हैं। ध्यान रखिए, ये चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में बहती हुई ये राजस्थान की तरफ चली जाती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच डिवाइडेशन का काम करती है, मतलब दो राज्यों को अलग अलग बांटने का काम करती है। और अगला क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश से बहती हुई चंबल नदी किस राज्य में प्रवेश चली जाती है? तो राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, उसी प्रकार राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान की ओर चली जाती हैं, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, हम देखेंगे पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ। मध्य प्रदेश के पूर्व में जोहिला नदी प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, पूर्व में जोहिला नदी जो अमरकंटक से निकलती है। ध्यान रखिए, मैकाल श्रेणी से। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के दक्षिण में बहने वाली नदियाँ। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण में वैनगंगा। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण में वैनगंगा, पेंच, ध्यान रखिए, पेंच, वर्धा, ये जो तीन नदियां हैं वैनगंगा, पेंच, वर्धा मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब महाराष्ट्र की ओर चली जाती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व में बहने वाली नदियाँ। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, ये पश्चिम है, पश्चिम में गुजरात है, गुजरात यहाँ राजस्थान है। मध्य प्रदेश पश्चिम में दो राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। ध्यान रखिएगा, हम बातें करेंगे जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हुई, ध्यान रखिए, ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है, जो कि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिए, नर्मदा नदी, यहाँ पास हम देखेंगे तो अमरकंटक, कंटक, ध्यान रखिए, अमरकंटक, कंटक, ठीक है। नर्मदा नदी जो कितने 13-12 किलोमीटर यहाँ से लेकर गुजरात राज्य तक, लेकिन एमपी में 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और देखेंगे नर्मदा के बाद पश्चिम में माही नदी जो कि प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के पश्चिम में, और ताप्ती नदी। ध्यान रखिए, ये ताप्ती नदी बहती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। ध्यान रखिए, ताप्ती नदी बहती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच वो कौन सी नदी है जो अलग करने का काम करती है? तो ताप्ती नदी। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन, ये हमारा बेसिकली जानकारी हो गया मध्य प्रदेश के बारे में। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम इसी प्रकार हमारे अगले वीडियो में हम पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में जितनी नदियां हैं, हम पूरी की पूरी नदियों के बारे में बातें करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी की पूरी नदियां मैप में समाप्त कर दें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक बच्चों, ये हम नदियों के बारे में सामान्य परिचय है और हम उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगा, और हम अगले वीडियो में पूरी एक एक नदियों के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, बातें करेंगे और पूरा वर्णन करेंगे, जिससे कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ध्यान रखिएगा, हम अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करते हैं।